हेलो जी, क्या हाल चाल है। आईसीएमआर डीएचआर जेआरएफ 2026 की हम बात कर रहे हैं। पार्ट 3 है ये। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स विद डिस्क्रिप्शन, आई फ्लाई के सेफ तरीके के साथ, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 23 है, फोटो रेस्पिरेशन इन प्लांट अकर ड्यू टू विच एक्टिविटी ऑफ एंजाइम रुबिस्को। देखिए साहब, पूरी बात को समझते हैं। प्लांट के अंदर एक होती है लाइट रिएक्शन, जो सूरज की लाइट से चलती है, और दूसरी है डार्क रिएक्शन, जहां पर CO2 फिक्स होता है। लाइट रिएक्शन काम है ATP प्रोड्यूस करना और NADPH बनाना, और साथ में इनका इस्तेमाल करके रूबिस को यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना देता है। ये कहानी तब ठीक है जब स्टोमेटा खुले हुए हों, क्योंकि एक तरफ सूरज की रोशनी भी चाहिए आपको और दूसरी तरफ लगातार CO2 भी चाहिए। तो CO2 तभी आ पाएगा जब आपके स्टोमेटा ओपन होंगे। लेकिन मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज धूप पड़ रही है और गर्मी हो रही है, तो पानी के लॉस को बचाने के लिए प्लांट अपने स्टोमेटा क्लोज कर देता है। नतीजा CO2 आना बंद हो जाता है। लेकिन लाइट तो आ रही है ना, लगातार लाइट रिएक्शन चल रही है, डार्क रिएक्शन बंद हो जा रही है क्योंकि CO2 है नहीं। तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी ATP NADPH की। अब ये चीज़ ऐसी नहीं है कि आप स्टोर कर सकते हो। अगर ये बड़ी मात्रा में हुई तो सेल को डैमेज पहुंचाएंगी और प्लांट मर जाएगा। तो ऐसे केस में रूबिस को फोटो रेस्पिरेशन का सहारा लेता है। उस टाइम वो जो ATP और NADPH एक्स्ट्रा बन गए हैं उनको यूटिलाइज करता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके। जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स कर ली थी, उसी फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP को ये तोड़ना शुरू कर देता है वापस, और इस प्रोसेस के अंदर वो ATP और NADPH का इस्तेमाल कर लेता है। नतीजा, जो फालतू की एनर्जी इकट्ठी हो रही थी वो उसे डेसिफर कर देता है। तो इस तरीके से ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जैसे हम लोग सोचते थे कि भाई प्लांट ने तो केक कराए पर सब पे पानी फेर दिया, ऐसा नहीं है। C3 प्लांट के अंदर ये कॉमनली देखने को मिलता है, जबकि C4 और कैम में भी हमें कुछ हद तक देखने को मिलेगा। अब बात आई क्वेश्चन की कि इस पूरी प्रोसेस में रूबिस को कर क्या रहा है, तो भाई रूबिस को कर रहा है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजन ऐड कर रहा है वो, जो आपके कार्बोहाइड्रेट के इंटरमीडिएट्स तैयार हुए थे उनको वापस तोड़ने के लिए। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 24 की। ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे आप DMD के नाम से भी जानते हो, इज कॉज्ड ड्यू टू, ऑप्शन दे रखे हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस, डिफेक्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन द डिस्ट्रोफिन जीन और पॉइंट म्यूटेशन इन एक्टिन जीन। भाई पहली बात तो ये खतरनाक बीमारी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। X क्रोमोसोम पर एक जीन पाई जाती है, उस जीन का नाम है डिस्ट्रोफिन जीन। जब इस जीन का प्रोडक्ट बनेगा तो ये मसल्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। तो जिनमें ये डिफेक्ट है इस जीन का कि ये प्रोटीन बन नहीं पा रहा, तो इन बच्चों में शुरुआत में ही इसका असर देखने को मिलता है। बढ़ती उम्र के साथ उनके मसल्स और वीक होते जाते हैं, बीमारी सीवियर होती जाती है। अक्सर ये बीमारी लड़कों में देखने को मिलती है, लड़कियों में नहीं, क्योंकि ये X क्रोमोसोम पर मौजूद थी और ये रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो अगर ये सिंगल कॉपी में मिलेगा तो मेल में सिंगल कॉपी होती है X क्रोमोसोम की, तो भी अपना असर दिखा देगा। फीमेल में असर दिखाने के लिए दोनों ही X क्रोमोसोम को खराब होना जरूरी है। अब जो ये जीन खराब हो रही है, खराब क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ इस तरह का म्यूटेशन है कि पूरा का पूरा रीडिंग फ्रेम ही बदल गया। ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है, जिससे जो प्रोटीन बनता है वो बेकार बनता है, ये प्रोटीन काम नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर ये है नहीं, क्योंकि X क्रोमोसोम पर है। माइटोकॉन्ड्रियल जीन नहीं है ये भाई X क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन है, और यहाँ पर एक्टिन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर इन्वॉल्व है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो क्वेश्चन नंबर 24 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 25 की। विच सेकेंडरी मैसेंजर आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोलाइपेज C ऑन PIP2। तो ये GPCR वाली पाथवे है। GPCR पाथवे में क्या होता है कि भाई लाइगेंड आके बाइंड किया GPCR से, उसने G प्रोटीन एक्टिवेट किया, और G प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट ने एक्टिवेट किया प्रोटीन काइनेज A को बाय द हेल्प ऑफ एडिनाइलिल साइक्लेज। इससे साइक्लिक AMP बनते हैं और साइक्लिक AMP प्रोटीन काइनेज A को एक्टिवेट करते हैं। एक पाथवे का रूप ये भी है। अब जो इस G प्रोटीन की हम बात करते हैं तो इसमें 3 सब यूनिट है, अल्फा, बीटा और गामा। तो इसके एक्टिवेट होने पर बीटा गामा अलग हो जाते हैं, तो बीटा गामा खाली नहीं बैठे थे, ये जाके बाइंड करते हैं फॉस्फोलाइपेज C बीटा के साथ, उसे एक्टिवेट करेंगे। और मेम्ब्रेन पर ही पाया जाने वाला एक लिपिड का मॉलिक्यूल जिसका नाम है PIP2, फॉस्फेटिडिल आइनोस्टॉल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये आकर के बाइंड करेगा इसके साथ और तोड़ देगा इसे। टूटने पर 2 मॉलिक्यूल क्रिएट होंगे, एक है आइनोस्टो 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम IP3 भी कहते हैं, और दूसरा जो लिपिड का मॉलिक्यूल है ये है डाई असाइल ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड वाला ग्लिसरॉल। ये दोनों के दोनों सेकेंडरी मैसेंजर कहलाते हैं। डाई असाइल ग्लिसरॉल जो है ये डॉकिंग साइट बन जाएगा प्रोटीन काइनेज C के लिए,
जो कि दूसरे प्रोटीन को फॉस्फोराइट करेगा, लेकिन करेगा तभी जब कैल्शियम अवेलेबल होगा। और कैल्शियम कहाँ है? कैल्शियम तो स्टोर हो रखा है भाई साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यहाँ से बाहर निकालने के लिए IP3 आता है और कैल्शियम के लाइगैंड गेटेड चैनल्स को खोल देता है। तो ये सारी कहानी कुछ ऐसी ऐसी है। अब यहाँ पूछा हुआ था कि कौन से सेकेंडरी मैसेंजर्स बन रहे हैं इस पूरी कहानी के अंदर, तो ये हैं IP3 और डैग। बाकी ऑप्शंस की बात कर लो, कैल्शियम और ATP ये सेकेंडरी मैसेंजर नहीं होते आमतौर पर, ATP तो बिल्कुल नहीं होता। साइक्लिक AMP है लेकिन वो इस वाली पाथवे के अंदर है, और साइक्लिक GMP एक और दूसरी पाथवे होती है जहां पर इस्तेमाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 के लिए बेस्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, विच पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। तो भाई कहानी ये है कि कोई प्रोटीन है, उस प्रोटीन को मुझे अल्टर करना है, तो उस प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट लगा दिया जाता है। फॉस्फोराइलेशन सबसे कॉमन प्रोसेस है। अभी जैसे हमने पीछे वाला डायग्राम देखा था, तो यहां पर एक तरफ प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो रहा है, तो एक तरफ हमने देखा कि प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो रहा है। इनका नाम है प्रोटीन काइनेज। तो ये दूसरे प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट लगा करके उनके फंक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में एक कॉमन थीम है कि फॉस्फोराइलेशन करके प्रोटीन को मॉडिफाई किया जाता है, उसके फंक्शन को अल्टर किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो तो ए ही है। अब आती है बात बी की। यूबिक्विटिनेशन जनरली प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए है, मार्कर फॉर डिस्ट्रक्शन। कोई प्रोटीन बेकार है, उसे डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लाइसिन के ऊपर एक यूबिक्विटिन ऐड कर देंगे, 75 अमीनो एसिड का है, इसमें भी लाइसिन लगा हुआ है, इसके लाइसिन पर एक और यूबिक्विटिन ऐड कर देंगे। तो ऐसे मल्टीपल यूबिक्विटिन ऐड किए जाते हैं, इसे हम पॉली यूबिक्विटिनेशन कहते हैं। और फिर इसको पहचान करके 26S प्रोटेसोमल मशीन आती है और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगी। हाइड्रोक्सिलेशन जनरली प्रोटीन को मॉडिफाई करने के लिए, ताकि उनके फंक्शन बदल सकें। जैसे कि कोलेजन फाइबर में हाइड्रोक्सी प्रोलीन बनता है, प्रोलीन का OH लगा करके, जिससे जो कोलेजन फाइबर के ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर हैं वो मजबूत हो जाते हैं। ग्लाइकोसाइलेशन सेल के सरफेस पर लगे हुए प्रोटीन के ऊपर कार्बोहाइड्रेट ऐड करना, ये जनरली रिकॉग्निशन में काम करता है। जैसे कि आपको याद होगा कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में भी ये कार्बोहाइड्रेट ही हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि ये A है या B है या O है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए था। अब आई बात क्वेश्चन नंबर 27 की। व्हाट इज द इमीडिएट इवेंट दैट अकर व्हेन अ लाइगैंड बाइंड टू अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज RTK। तो जैसे ही लाइगैंड आके बाइंड करेगा, तो लाइगैंड आमतौर पर डाइमर की फॉर्म में आते हैं, ये बाइंड करेंगे रिसेप्टर के दोनों सब यूनिट को पास पास ले आएंगे, जिसे हम बोलते हैं डाइमराइजेशन, जिससे इनकी काइनेज एक्टिविटी चालू हो जाती है और ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन या क्रिस क्रॉस फॉस्फोराइलेशन शुरू कर देते हैं। इस फॉस्फेट लगी हुई जगह पर डॉकिंग साइट की तरह काम होता है, और दूसरे प्रोटीन आके बाइंड करेंगे। जब ये सारे इकट्ठे हो गए प्रोटीन, तो एक दूसरे पर असर दिखाते हैं और यहाँ से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे शुरू हो जाती है। तो जो पहला स्टेप था RTK पाथवे का, वो था रिसेप्टर का डाइमराइजेशन। ऑप्शन नंबर ए था एक्टिवेशन ऑफ G प्रोटीन। ये RTK पाथवे में नहीं होता, ये GPCR वाली पाथवे में होता है। ओपनिंग ऑफ आयन चैनल, ये आमतौर पर देखोगे लाइगैंड गेटेड कहानियों में मिलता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर वाली स्टोरियों में। और एक्टिवेशन ऑफ एडिनल साइक्लेज, ये भी आपके G प्रोटीन कपल्ड पाथवे में था, जहाँ एडिनल साइक्लेज एक्टिवेट हुआ, फिर उसने साइक्लिक AMP बनाया, उसने प्रोटीन काइनेज A बना दिया। तो सिर्फ एक ही रेलिवेंट ऑप्शन था इसमें, ऑप्शन नंबर बी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 28 की। PSA, जिसे हम प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन हम जानते हैं, इज मेनली यूज्ड एज आ। यहाँ पे है ट्यूमर सप्रेसर, ऑन्कोजीन, बायोमार्कर फॉर कैंसर, हार्मोन और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। शायद ये ऑन्कोजीन जो है वर्ड यहाँ पे लगा होगा। तो देखिए साहब, अब इस बात को समझते हैं। अकल बड़ी है, भैंस सुन रखा होगा। ऑफ कोर्स भैंस बड़ी होती है, बट अकल काम आती है। इसमें एंटीजन वर्ड दे रखा है, एंटीजन वर्ड से चिपक जाओ। एंटीजन वर्ड जनरली हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे कहीं इम्यून रिएक्शन हो रही हो, या पे जहाँ पे हम कुछ टेस्ट कर रहे हो, डिटेक्शन। ट्यूमर सप्रेसर ऑन्कोजीन हम एंटीजन नहीं कहते, जहाँ पे जीन के नाम होते हैं, जैसे कि RB हो गई, रेटिनोब्लास्टोमा, E2F वाली टाइप की हो गई। तो ये सारी ट्यूमर सप्रेसर नहीं है, बट ये ऑन्कोजीन्स हैं। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आप भूल जाओ। दूसरा वाला ऑप्शन है बायोमार्कर फॉर कैंसर। तो ये टेस्टिंग वाली बात हो गई। होता क्या है कि आप वेन्स में से ब्लड निकालते हो, ब्लड में सीरम आइसोलेट करते हो, और फिर सीरम में एलाइजा वगैरह के थ्रू चेक करते हो कि भाई PSA का लेवल कितना है। अगर लेवल ज़्यादा मिला तो आप कह सकते हो कि प्रोस्टेट सेल के अंदर शायद कैंसर हो रखा है। हार्मोन तो ये है नहीं, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एंटीजन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बायोमार्कर फॉर कैंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। देखिए ऑटोजोम क्रोमोजोम पर है और ये डोमिनेंट डिसऑर्डर है।
तो दो तीन बातें समझ लो। अगर ये बीमार है तो हो सकता है ये हेट्रोजाइगोट हो, मतलब कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी है डिजीज एलील और स्मॉल डी है हेल्थी एलील, या फिर ये हो सकता है कैपिटल डी हो। अगर ये कैपिटल डी हुआ तो उसके सारे बच्चों में बीमारी होगी, और अगर ये हेट्रोजाइगोट है तो कुछ बच्चों में बीमारी होगी और कुछ में नहीं भी होगी। समझ रहे हो? मतलब पॉइंट ये है कि अगली जनरेशन में बीमार मुझे मिलने ही है, चाहे हेट्रोजाइगोट हो चाहे फिर होमोजाइगोस हो। और ये डोमिनेंट डिसऑर्डर की एक खास बात होती है कि वो सिंगल कॉपी में भी अपना असर दिखाते हैं। ये ऑटोजोमल है, तो फादर से सन को या डॉटर को, या मदर से सन या डॉटर, किसी को जा सकती है। तो जनरेशन स्किप नहीं होंगी यहाँ पे, हर जनरेशन में देखने को मिलेगा, और दोनों ही जेंडर्स इक्वली अफेक्टेड होंगे। डिजीज ऑफन स्किप जनरेशन वाली कहानी मिलती है वहाँ जहाँ पे हम रेसेसिव डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। इक्वल फ्रिक्वेंसी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ये ऑटोजोमल डिसऑर्डर्स की कॉमन बात है। डिजीज अकर्स ओनली इन मेल्स, ये वाई लिंक्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस। होमोजाइगस वाली कहानी रेसेसिव में देखने को मिलेगी आपको, जहाँ पे कैरियर्स होते हैं सिंगल कॉपी में। लेकिन डोमिनेंट में तो भाई एक कॉपी भी काफ़ी बीमारी दिखाने के लिए, इसलिए होमोजाइगस की कोई जरूरत नहीं है, हेट्रोजाइगोट भी बीमारी दिखा देगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी है सबसे बढ़िया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, विच इम्यून सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। तो जैसे किसी सेल के अंदर कोई वायरस घुसा, तो उस वायरस को काउंटर पार्ट करने के लिए सेल अपना चुपचाप नहीं बैठती, वो जल्दी से एंटीवायरल रिस्पॉन्स रेडी कर देती है। जैसे कि इंटरफेरोन अल्फा बना देगी। इंटरफेरोन अल्फा या बीटा ये खुद पर भी और आसपास के दूसरे सेल्स को भी मैसेज देंगे, ट्रांसलेशन हॉल्ट कर लो, एमएससी मॉलिक्यूल ज़्यादा बना लो। एमएससी मॉलिक्यूल ज़्यादा बनेंगे तो कोई ना कोई वायरस का पार्टिकल पकड़ के सरफेस पर दिखा देंगे। अब MSC1 जब दिखा रहा है एंटीजन को, तो उसको पहचानने के लिए CD8 कंटेनिंग पॉजिटिव टी सेल्स ये आती हैं और बाइंड करती हैं। ये हैं आपकी साइटोक्सिक टी सेल्स, जिन्हें हम TC भी कहते हैं। जैसे ये बाइंडिंग हो गई, इन्होंने पहचान लिया कि भाई अच्छा ये सेल इन्फेक्टेड है वायरस के द्वारा, तो ये खूब सारे ग्रैंजाइम्स वगैरह बनाने छोड़ देंगी, और ये ग्रैंजाइम सामने वाले और परफोरिन्स ये सामने वाली सेल्स की मेम्ब्रेन में छेद कर देंगे और सेल बस्ट हो जाएगी। सेल बस्ट होते ही सेल मर गई, उसके अंदर मौजूद वायरस के पार्टिकल बिखर गए, नए वायरस के पार्टिकल बनने बंद हो गए। तो ये डिफेंस का सबसे सिंपल सा मैकेनिज्म है जो इमीडिएटली वायरस के इन्फेक्शन के बाद होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारे पास कि कौन सी इम्यून सेल्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के लिए, तो वह है साइटोक्सिक टी CD8 पॉजिटिव सेल। बाकी सेल की बात भी कर लो भाई, टी हेल्पर CD8 पॉजिटिव सेल। आर्मी में जनरल कर्नल की तरह के लोग होते हैं, ये लड़ने के लिए मैदान जंग में नहीं जाते, ये तो स्ट्रेटजी बनाते हैं, दूसरों को बताते हैं, टीम तैयार करते हैं कि भाई यहाँ हमला करना है, वहाँ करना है। तो टी हेल्पर सेल इसी तरह का काम करती हैं, ये खुद नहीं मारती। मैक्रोफाजिस ये फेगोसाइटोसिस करते हैं, सेल के बाहर कुछ पड़ा हुआ है उसे अंदर लेके आते हैं एनग्ल्फ करके और उससे डिग्रेड कर डालते हैं। ये इन्फेक्टेड वायरस सेल्स को नहीं मारते। हमने TC की बात करी ली। बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती हैं, मार काट नहीं करती। इनसे बने हुए एंटीबॉडी भी नहीं मारते किसी को, ये एंटीबॉडी तो मार्कर फॉर डिस्ट्रक्शन है। एंटीबॉडी जिससे जाके बाइंड कर जाएगा, बस भैया इसके तो गिनती के दिन रह गए। जैसे कोई सेल इसे पहचान लेगी, ADCC के थ्रू मार डालेंगे उसे। तो एक ही सेल है जो यहाँ पे कातिल है, और वो है साइटोक्सिक टी CD8 पॉजिटिव सेल। कसाईयों की तरह मारती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही मारते हैं जैसे कि रहमान डकैत की दी हुई मौत। iFly के साथ आप दूसरे एग्जाम जैसे गेट, CSIR नेट, DBT इन सब की भी तैयारी कर सकते हैं। हम लोग के साथ क्लास ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सअप करना पड़ता है 9013902984 पर। बात करेंगे, आपको कोर्स समझाएंगे, आपके कोडिंग कोर्स चूज़ करेंगे और फिर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी ऑनलाइन, जिसे आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। iFly के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए गूगल कर सकते हैं #iFlyNetGate, या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं ICMR के दूसरे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।